आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या लिख सकते हैं इसको? द रिएक्शन इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इन्वॉल्व, द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है कि जिस रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे वही रिएक्शन हमारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं जनरली 5 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो तीसरा होता है वो होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। जो चौथा होता है वो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और जो पांचवा होता है वो होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जनरली हमें इन तीनों के बारे में ही बात करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन और एलिमिनेशन, यही 3 रिएक्शन जो हैं वो हमारे ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच एनी एटम और ग्रुप of a substrate is replaced by attacking reagent is called substitution reaction। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी ग्रुप या फिर एटम किसी सबस्ट्रेट से क्या हो जाता है? अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अटैकिंग रिएजेंट हमको पता है क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट हमारे 2 होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों अटैकिंग रिएजेंट के माध्यम से कोई एटम या फिर ग्रुप जो है सबस्ट्रेट से रिमूव हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास ये एक कार्बन है जिसके ये 3 बॉन्ड और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है और बी मेरे पास क्या है? एक अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक, ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा? इस ए को रिप्लेस कर देगा और बी मतलब खुद यहाँ पे लग जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बी यहाँ पे लग जाएगा और इस ए को ये क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाई बी। ए जो है वो बी के द्वारा क्या कर दिया गया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और ये जो है यहाँ पे ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, यही हमारा रिएजेंट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जो वीक सिग्मा बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और
जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्मेशन हो जाता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमको पता है कि वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब उससे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि पहले ये कंपाउंड था पर बी के आने से ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उससे एनर्जी का क्या होता है, रिलीजन होता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन usually a weak sigma bond is replaced by a strong sigma bond, therefore substitution reaction is exothermic in nature। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि ये बी यहाँ पे एक ही कंडीशन में जुड़ेगा, जब बी के जुड़ने से ये सबस्ट्रेट और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक, अगर ये ए के रहते ज़्यादा स्टेबल होता तो बी इसमें जुड़ता ही नहीं। तो ए बी के आने से अगर ये सबस्ट्रेट ज़्यादा स्टेबल हो गया तो इस ए को निकलना ज़रूरी है कि निकल जाएगा, क्योंकि बी के आने से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी का क्या होता है, रिलीजन होता है। ठीक, तो इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक, तो यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में takes place through homolysis और हेट्रोलाइसिस। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो होमोलाइसिस हो जाए या फिर हेट्रोलाइसिस हो जाए। तो होमोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें तो कब होमोलाइसिस होगा कब हेट्रोलाइसिस होगा, अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये दो तरीके से होगा। पहला होमोलाइसिस और दूसरा हेट्रोलाइसिस। तो होमोलाइसिस में कब होगा, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर मेरे पास क्लोरीन है तो ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, और ये दो अलग अलग स्पीशीज़ बन जाएंगे, और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल ही हुआ, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये किसी दूसरे ग्रुप को या फिर एटम को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अगर हेट्रोलाइसिस के थ्रू हो, जैसे कि मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, इस तरीके से अगर जुड़े तो वो हमारा क्या होगा, हेट्रोलाइसिस होगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा अटैच हो रहा है तो उस केस में ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो तरीके के मेरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं।
पहला टाइप होता है SN1, दूसरा होता है मेरे पास SN2, तीसरा जो होता है SNI होता है। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, बाई का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसलिए 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, तो इसलिए SN2 हुआ। SNI का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। और जो चौथा होता है SNNGP, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एक और होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, SNAR इसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेरे पास 5 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। इसी तरीके से मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसमें कुछ और नहीं होता है, ठीक है। अगला जो हमारा इलिमिनेशन आएगा उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, पर फिलहाल अभी हम लोग इसको ही समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे SN1 रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। यहाँ पर SN1 का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पे 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले होता है इन SN1 रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल फर्स्ट। इन SN1 रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल फर्स्ट occurs and association of nucleophile, यहाँ पे एंड के बाद देन कर लेते हैं हम। इन SN1 रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल फर्स्ट अकर एंड देन एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर। इस SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफ्यूगल का डिसोसिएशन होता है और तब एसोसिएशन का न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। मतलब कि अगर मेरे पास ये था यहाँ पे और यहाँ पे B क्या है, अगर मेरे पास B अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले पहला स्टेप में ये जो है इस न्यूक्लियोफ्यूगल को हम लोग यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल होगा या फिर लिविंग ग्रुप भी इसको बोलेंगे, यानी सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और कार्बोकेटाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये हमारा बन गया और तब दूसरे स्टेप में ये जो B है जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करके एसोसिएट हो जाएगा, ठीक। ये 2 स्टेप में होता है। SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में। सबसे पहले न्यूक्लियोफ्यूगल का डिसोसिएशन होगा यानी ये बाहर होगा और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें एसोसिएट होगा। तो ये 2 स्टेप में होता है, ठीक। इसको हम लोग DNAN के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, DN का मतलब हो गया डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल और AN का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन हुआ। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH3 और ये यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक। इसका हम रिएक्शन करा देते हैं NaOH एक्वस, ठीक। और हमको इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है और इसके मैकेनिज़्म को दिखाना है, ठीक। अगर देखें तो ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा लीविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक। इस क्लोरीन को क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। तो इसका मैकेनिज़्म को अगर हम समझें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ से सबसे पहले लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। ये Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये बाहर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्यों ले लेगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खुद लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो गया, वो माइनस हो गया, मतलब निकल गया इससे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया और ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक। ये कार्बोकेटाइन। अगर बात करें इस NaOH की तो ये Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो OH माइनस है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगला स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये हमारा क्या था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था और इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या था मेरा, OH माइनस। तो ये इस पे अटैक करेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ से Cl माइनस क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका मैकेनिज़्म हो गया। अगर हम इसके रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें पहला स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट है उसके स्टेबिलिटी को अगर हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन पे। इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसके कार्बोकेटाइन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसका मतलब रेट को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन पे, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो है क्या, वो हमारा सबस्ट्रेट है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा K और ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अगर यहाँ से हम देखें तो SN1 रिएक्शन के लिए जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक। ये सिर्फ सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को SN1 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग SN1 रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है SN2 रिएक्शन। हम लोग SN2 को भी समझते हैं यहाँ पे। SN2 इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसको देखते हैं। जैसे हम लोग देखें कि SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था, सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल हुआ, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ
न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN2 रिएक्शन में ये दोनों एक साथ ही होता है। और इसमें कैसे होता है? एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगल both occurs simultaneously। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का एसोसिएशन और न्यूक्लियोफ्यूगल का डिसोसिएशन दोनों एक साथ होता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें, मेरे पास है CH3 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 Cl और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NaOH aqueous। ठीक, और फिर इसको हम लोग अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 CH3 CH3। ये जो हमारा NaOH है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। ठीक, ये हमारा OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट से क्या करता है? वो अटैक करता है। तो ये OH माइनस हो गया, ये इस लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट से क्या करेगा? अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा यानी ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इसके साथ ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3, और यहाँ से ये Cl हो गया। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक, इस स्टेट में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है वो टोटल 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं अभी, लेकिन इसमें से 2 बॉन्ड क्या है? पार्शियल बॉन्ड है। ठीक, यानी इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है और इसके साथ बॉन्ड जुट रहा है। तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का बना, और यहाँ से क्लोरीन क्या हो गया? बाहर हो गया। यानी ये जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में परफॉर्म हो गया। पर अगर यहाँ पे एक फैक्टर को कंसिडर करें जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल खुद इसके पास एक लोन पेयर है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? एबंडेंस है। और ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है और ये जो CH3 ग्रुप है, इन तीनों के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसको काफ़ी फैला करके अगर हम दिखाएं तो ये C हो गया, इसके पास H H H, ये C हो गया और इसके पास H H और ये H, और ये C हो गया, इसके पास H H H और ये क्लोरीन हो गया। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो जैसे ही इस पे अटैक करना चाहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप में वो इस वाले न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब वो इसको इसके पास नहीं जाने देगा, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इधर से भी रिपल्सन होगा, ठीक, इधर से भी रिपल्सन होगा, इधर से भी रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली इस पे क्या कर पाएगा? अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इसको अटैक करने ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इस कार्बन को कंसीडर करें तो 1 2 और 3, यानी ये कितना है? ये 3 डिग्री कार्बन है। मतलब SN2 में हमारा 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होगा उसमें रिएक्शन इजीली होगा ही नहीं। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, CH
H H और यहाँ पे बस एक ही H ले लेते हैं, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप लगा के देखें अगर हम, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और जब यहाँ पे OH माइनस जो है इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो ये जो ग्रुप है इसके वजह से भी थोड़ा थोड़ा रिपल्सन होगा, मतलब इससे ज़्यादा अटैक तो कर पाएगा पर ये इसको थोड़ा बहुत तो रोकने वाला है ही। मतलब ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा पर उतना रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोसीड करेगा क्योंकि इस केस से इसमें थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें, ये मेरे पास C हो गया, ये H हो गया H, और ये CH3 हो गया, और ये Cl हो गया, तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो ये इजीली अब इस पे अटैक कर सकता है क्योंकि इसमें अब उतना रिपल्सन नहीं रहा। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे अगर हम बना देते CH H H और इसको सिर्फ यहाँ पे H ही रहने देते तो ये दोनों ग्रुप अभी भी इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इस केस में यहाँ पे छोटे छोटे 2 एटम लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, और ये जो कार्बन मिथाइल ग्रुप लगा है वो इसको अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा और ये काफ़ी इजीली इस पे अटैक कर सकता है। यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर हो मेरे पास तो उसमें SN2 रिएक्शन फास्टर प्रोसीड होगा। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर देखें SN2 का तो सबसे कम 3 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और उससे ज़्यादा 1 डिग्री, ये हमारा SN2 का ऑर्डर हो गया। अगर हम लोग देखें SN1 वाले में, ये हमारा SN1 वाला हो गया। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं है इसमें, तो SN1 वाले में क्या हुआ है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी इसमें ये एक इंटरमीडिएट बना है। लेकिन SN2 वाले में एक ट्रांजिशन स्टेट था, तो इस केस में अगर देखें तो ये कार्बोकेटाइन बना है, यानी अब यहाँ पे जो हमारा स्टेबिलिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। ठीक, तो इस केस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और हम जानते हैं कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो इसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा SN1 का वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि SN1 रिएक्शन से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर मेरे पास है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका। और SN2 वाले में देखें तो यहाँ पे ये जो 1 डिग्री वाला है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और SN3 वाला माइनर होगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि SN2 में एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक साथ हो रहा है। मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जा रहा है और तब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने जा रहा है। ठीक, तो इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आया। ठीक है, तो ये हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन हो गया और ये उसका मैकेनिज़्म हो गया। यानी आगे अगर हमको कोई रिएक्शन मिला और हमको अगर वो समझ में आया कि किससे प्रोसीड करना है SN1 और SN2 से, तो ये उसका मैकेनिज़्म होगा और हमको समझ भी आ जाएगा कि SN1 से प्रोसीड करेगा कि SN2 से। ठीक है, वो तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी SN1 रिएक्शन समझ में आ गया, SN2 रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक, अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और भी बाकी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको यहाँ पे देखेंगे। तब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी पे इसका नोट्स बना लीजिए और एक बार 2 बार इसको देखिए और समझिए। ठीक है।